हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। अपने प्रीवियसली पब्लिश्ड वीडियो रिलेटेड टू फियर्स इन प्रेगनेंसी में मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था कि कई शतांश महिलाओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये डर सताता है कि कहीं उन्हें मिसकैरेज ना हो। मिसकैरेज को डिफाइन किया जाता है एज एन अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20th वीक ऑफ जेस्टेशन। एक कपल के लिए और खासकर एक माँ के लिए भावनात्मक और शारीरिक तौर पर ये एक बहुत बड़ा सदमा होता है। आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक पे इन डिटेल्स। जब कभी भी एक महिला गर्भपात के थ्रू गुजरती है तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मैं इसे रोक सकती थी, क्या मुझसे कोई गलती हुई, क्या मैं दोबारा कंसीव कर पाऊंगी, और अगर मैंने कंसीव किया तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी क्या मुझे मिसकैरेज होगा, इत्यादि। आंकड़ों के अनुसार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज के चांसेस काफी हाई होते हैं। आफ्टर अ वुमन रीचेस 20th वीक ऑफ जेस्टेशन, इसके आगे अब मिसकैरेज की रिस्क काफ़ी कम होने लगती है। शुरू के 12 हफ्ते में अगर मिसकैरेज हुआ तो उसे अर्ली मिसकैरेज कहा जाता है, और 12 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच अगर मिसकैरेज हुआ तो उसे लेट मिसकैरेज कहा जाता है। अगर मिसकैरेज के रीजंस की बात करें तो सबसे कॉमनेस्ट रीजन होता है कोई जेनेटिक इशू। मतलब आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी ही अच्छी नहीं थी, ईदर स्पर्म में या एग में कोई कमी थी, इसलिए फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो सरवाइव नहीं कर पाया। वैसे तो आप सब ने इवोल्यूशन की थ्योरी सुनी ही होगी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो यहाँ पे वही इवोल्यूशन की थ्योरी काम करती है। मतलब नेचुरली ये एक प्रोसेस है टू डिस्ट्रॉय समथिंग विच इज नॉट फिट फॉर सर्वाइवल। तो आप इसको इस नज़रिए से देख सकते हैं। और वैसे तो 100 में से 15 प्रेगनेंसीज के चांसेस होते हैं कि मिसकैरेज हो जाए, और इन 15 में से 4 केसेस ऐसे होते हैं जिनका रीज़न ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है। और पॉजिटिव बात ये है कि ये जो एबनॉर्मलिटी होती है, चाहे ये स्पर्म में या एग में हो, ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी रहे ऐसा जरूरी नहीं है। इस रीजन के अलावा हो सकता है कुछ और रीजन हो, जैसे कोई ऑटो इम्यून या इम्यूनोलॉजिक इश्यू रहे, या फिर माँ को डायबिटीज था, या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस थे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम था, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई एनाटॉमिकल इश्यू, जैसे अंडाशय या फिर जो बच्चादानी होता है उसका एनाटॉमी ही सही ना हो। सो गर्भपात के ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग 87% ऐसी महिलाएं जिनको मिसकैरेज हो चुका है एक बार, आगे जाकर उनको नॉर्मल 1 या 1 से 2 हेल्दी प्रेगनेंसीज हो सकती हैं या होती है। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है स्मॉल परसेंटेज ऑफ वुमेन में रिकरेंट मिसकैरेज हो। तो इन रीजंस को जानने के बाद सबसे पहले तो आप गिल्ट फ्री हो जाइए कि मिसकैरेज को रोकने में एक प्रेग्नेंट वुमन का या उनके डॉक्टर का बहुत ज़्यादा रोल कुछ नहीं होता। मतलब मिसकैरेज होना होता है तो वो होगा ही। हाँ, कुछ बातों का आपको ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस, जो आपको कंसेप्शन से पहले ही, फैमिली प्लानिंग करने से पहले से ही वो चेंजेस आपको अपने लाइफ में लाने चाहिए और थ्रू आउट प्रेगनेंसी उनको कंटिन्यू करना चाहिए। वो आप ज़रूर देखें। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार कंसीव करने से पहले से ही कुछ सावधानियां अगर बरते जाए तो काफ़ी अच्छा होता है। मैंने एक और वीडियो पब्लिश किया हुआ है जिसमें मैंने प्री कंसेप्शन डॉक्टर विजिट का इम्पॉर्टेंस समझाने की कोशिश की है। आप इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। इन 2 वीडियोस के माध्यम से आप कुछ फैक्टर्स को एनालाइज कर सकती हैं अपने लाइफस्टाइल में, या जो भी उसमें मैंने बताया है, इनसे जो भी कुछ ऐसी फैक्टर्स है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं टू अवॉइड मिसकैरेज, वो आप कर सकती हैं। वैसे कुछ फैक्टर्स तो ऐसे होते हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता।
इसके अलावा एक डिटेल डॉक्टर चेकअप आप करवाएं अगर आपको मिसकैरेज हुआ है। इससे आप ये पता लगा सकती हैं कि प्रोबेबल वजह क्या रही होगी। क्या आपको कोई एनाटॉमिकल इश्यू है, क्या आपके पार्टनर के स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी का कोई इश्यू है, उसकी मोटिलिटी की कोई इश्यू है, क्या आपके बॉडी में कोई इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स रहा है या कोई इन्फेक्शन रहा है, क्या आपको किसी वैक्सीन की ज़रूरत है, इत्यादि। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन है तो आपके डॉक्टर आपको इसका सल्यूशन बता सकते हैं बिफोर प्लानिंग द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। अगर विभिन्न टाइप की मिसकैरेजेस की बात करें तो कभी कभार शुरू के दिनों में ही अगर मिसकैरेज हो जाए तो एक महिला को पता भी नहीं लगता कि उन्होंने कंसीव किया था। उनको ऐसा लग सकता है कि शायद इस टाइम उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ही लेट आया हो। सिम्टम्स शुरू में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह ही होते हैं, थोड़ा सा स्पॉटिंग हो गया, थोड़े स्लाइट क्रैम्प्स हो गए, स्लाइट बैक एक हो गया, लेकिन विद टाइम इसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है और जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो बढ़ सकता है। और शायद इस वक्त जब वो महिला डॉक्टर के पास जाती है तो उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी। कुछ केसेस में क्या होता है, महिला को कुछ पता ही नहीं होता, ना कोई पेन ना कोई क्रैम्पिंग, लेकिन जब वो रेगुलर अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए जाती हैं, प्रेगनेंसी स्कैन के लिए, तब पता चलता है कि द बेबी इज नो मोर, देयर इज नो हार्ट बीट। ऐसी स्थिति में इसे मिस्ड मिसकैरेज या साइलेंट मिसकैरेज कहा जाता है और ज्यादा टाइम फीटल टिश्यूज के बॉडी में रहने से महिला को इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। जहां एग फर्टिलाइज तो हो जाता है स्पर्म से, लेकिन इम्प्लांट नहीं हो पाता। इसके अलावा केमिकल प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स बनने लगते हैं, महिला को पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आ जाता है, लेकिन इस पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के कुछ दिनों बाद ही उनको क्रैम्पिंग, ब्लीडिंग एक्सेट्रा होने लगते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन तो हुआ ही नहीं था यूट्रस में, तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ तो होनी ही नहीं है। क्योंकि ये क्लिनिकली वायबल प्रेगनेंसी थी ही नहीं तो मिसकैरेज हो जाती है। ब्लाइटेड ओवम एक दूसरी टाइप ऑफ मिसकैरेज है जिसमें क्या होता है, फीटस डेवलप ही नहीं होता यूट्रस में और वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है। महिला को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी दिखते हैं, जेस्टेशनल सैक भी बनता है, लेकिन उसके अंदर जो फीटल डेवलपमेंट है ऐसा कुछ नहीं होता, एक एम्प्टी जेस्टेशनल सैक होता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है जब एम्ब्रियो यूट्रस में नहीं बल्कि कहीं और, मोस्ट कॉमनली जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसमें जाकर इम्प्लांट हो जाता है। तो चूंकि वहां वो आगे और बढ़ नहीं सकता, कभी कभार महिला को पता नहीं चलता है, बहुत दर्द होता है, उसके आगे क्रैम्पिंग एंड ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर इसको थ्रू सर्जरी निकालना पड़ सकता है। ट्विन कंसेप्शन के मामले में वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम नामक एक स्थिति होती है। ये भी एक टाइप ऑफ मिसकैरेज ही है जिसमें एक ट्विन बेबी सरवाइव कर जाता है और दूसरा अपने आप वैनिश हो जाता है, वो माँ के बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कई बार महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट थी। हालांकि कुछ इंस्टेंसेस में हो सकता है बाकी मिसकैरेज की तरह ही महिला ब्लीडिंग और क्लॉट्स एक्सेट्रा पास करे और उनका मिसकैरेज हो, एक बेबी खत्म हो जाए बट दूसरा सरवाइव कर जाए। आफ्टर मिसकैरेज हो सकता है आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करे कि आप स्पॉन्टेनियसली इस प्रोसेस को होने दें और फिर चेक करें कि क्या आपका कोई रेमनेंट रह गया है यूट्रस में, या फिर आपको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। कुछ केसेस में डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें आपके सर्विक्स को मैनुअली डायलेट करके उसके बाद यूट्रस से जो भी फीटल मैटर या फीटल टिश्यू है उसको स्क्रैप करके निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस एनास्थीसिया के अंडर होता है तो आपको पेन तो फील नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की शायद ज़रूरत पड़े। ये प्रोसीजर काफ़ी कम टाइम लेता है और इस प्रोसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 97 to 98% केसेस में ये काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। इसके बाद कोई भी फीटल रिमेनेंस के अंदर रहने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं और चूंकि ये एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपके डॉक्टर की निगरानी में होता है तो इसीलिए इसे बेहतर माना जाता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर केस में डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज की ज़रूरत पड़े। इसे मेडिकली DNC प्रोसीजर कहा जाता है।
आफ्टर मिसकैरेज डॉक्टर्स के अनुसार आपको अपने बॉडी को कुछ दिनों तक रेस्ट देना चाहिए, फिजिकल इंटीमेसी से दूर रहना चाहिए और मिनिमम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंप्लीट होने के बाद, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिवाइव होने के बाद ही आपको फिर से बेबी प्लानिंग करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको मिसकैरेज के बारे में पता लगा होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचा होगा। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इससे मुझे आप तक नए नए इंफॉर्मेशन पहुंचाने में काफ़ी प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।